जी जनाब, अब कुछ सवाल कर लेते हैं। देखें, पहला सवाल है, ए मशीन इज सेट टू प्रोड्यूस नेल्स विद अ मीन लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक मशीन है जो कील बनाती है और उनकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होती है ऑन एवरेज। ए रैंडम सैंपल ऑफ 15 नेल्स gives mean is equal to 5.1 centimeter and standard deviation of 0.2 centimeters. Test whether the machine is working properly or not. अब देखें, ये एक टेस्ट है। टेस्ट के वर्ड से आपको पता चलता है, और आपको पता है टेस्ट आप कब करते हैं, when there is a claim and this is the claim, right? एक मशीन है जो बनाई गई है इसलिए कि वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ के कील प्रोड्यूस करें, राइट? सो दिस इज 5 सेंटीमीटर इज द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की एवरेज है, राइट? ये म्यू है एंड इट इज क्लेम्ड क्योंकि वो सेट टू प्रोड्यूस है, राइट? फिर आपने इसको टेस्ट किया, एक सैंपल लिया 50 नेल्स का जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकली, और हमने टेस्ट करना है वेदर द मशीन इज वर्किंग प्रॉपर्ली। मशीन कब वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं होगी? जब वो 5 सेंटीमीटर से बड़े या छोटे कील बना रही होगी, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने ये देखना है कि गलती किस तरफ होगी। मीन जो है 5 सेंटीमीटर पे है, तो मीन से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बनाएगा तो भी गलत, 5 सेंटीमीटर से कम बनाएगा तो भी गलत, यानी कि दोनों तरफ गलतियां हैं। ऊपर जाना भी अच्छी बात नहीं है, नीचे आना भी अच्छी बात नहीं है। तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है दैट इज कि मीन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स एंड H1 will be that mean is not equal to 5 centimeter. This will be your step number 1, right? Step number 2 क्या होता है जनाब? हम लोग ये देखते हैं कि वन टेल टेस्टिंग है या टू टेल टेस्टिंग है। तो अब देखें, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू का साइन है, तो ये टू टेल टेस्टिंग होगी, राइट? तीसरा हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट लेवल कितना है। सिग्निफिकेंट लेवल उसने खुद ही बताया हुआ है कि जी 1%। स्ट्रेट अवे हमने 4 स्टेप्स फॉरन से कर लिए, 3 स्टेप कर लिए। स्टेप नंबर 4 है जी कि आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करने, जिसका फॉर्मूला होता है जी सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अच्छा, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई हो तो वो यूज करें। क्या यहाँ पे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है? नहीं दी गई है, सिर्फ मीन दिया हुआ पॉपुलेशन का। ओके, फिर हमने कहा था अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो तो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लें, और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जी 0.2 सेंटीमीटर, राइट? तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन which is equal to 5.1 centimeters minus sample mean population mean which is equal to 5 divided by standard deviation of sample which is 0.2 divided by square root of sample size and your sample size is equal to 50। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रिक आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जनाब 3.55। ओके जनाब, अब हमारा जो स्टेप नंबर 5 था डेट वाज कि हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप था वो ये था कि हम लोगों ने देखना है कि जी स्कोर लगना है या टी स्कोर लगना है। देखें, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, हाँ जी, तो टी स्कोर की जो पहली कंडीशन थी वो पूरी हो रही है। ओके, सैंपल साइज कितना है जी 50 है, तो टी स्कोर की दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो हम कहेंगे कि जनाब हम लोगों ने जी स्कोर लगाना है। क्यों? क्योंकि टी स्कोर की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि सैंपल की पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो एंड सैंपल साइज लेस देन 30 हो, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई थी, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, इसलिए अब हम लोग जी स्कोर लगाएंगे। जी स्कोर में टू टेल टेस्ट में हमें पता है कि जो रिस्क है वो दोनों तरफ डिवाइड होता है, ठीक है जनाब? यहाँ पे भी अल्फा बाय 2 रिस्क होता है और यहाँ पे भी अल्फा बाय 2 रिस्क होता है, और अल्फा जो है वो इस वक्त आपके पास कितना है जी 1%, तो यहाँ पे है जी 0.005 और यहाँ पे भी है जी 0.005, राइट? अब हमने एक्सेप्टेंस रीजन की वो बाउंड्री फाइंड करनी है जहाँ से आगे 0.005 शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0.5 में से माइनस करेंगे 0.005, तो ये मेरे पास बनेगा 0.4950। और अब हमने टेबल में जाना है और वहाँ पे 0.4950 सर्च करना है और वहाँ से जी स्कोर निकालना है। तो देखें जनाब, हमारे पास जो 49 है 50, 0.4946, 4948, 4951, ठीक है जनाब? तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि दिस इज 2.57, राइट? 2.57। तो हमारे पास जो टेबल से वैल्यू आई है वो आई है जी 2.57। अब देखें, हम लोग अपने स्टेप नंबर 6 में क्या करते होते हैं। स्टेप नंबर 6 में हम ये करते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 3.53 और जो टेबल से निकाली है 2.57, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, और अगर ये वैल्यू से बड़ी हो तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी विल रिजेक्ट दिस क्लेम कि जी 5 सेंटीमीटर की लेंथ की जो है वो नेल्स बनाई जाती हैं। वी विल रिजेक्ट दिस क्लेम, राइट? ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन है। व्हेन प्रॉपर्ली एडजस्टेड एन ऑटोमेटिक मशीन शुड प्रोड्यूस पार्ट दैट हैव अ मीन डायमीटर ऑफ 25 मिलीमीटर्स, राइट? ओके, 25 मिलीमीटर्स इज द क्लेम, क्योंकि उसने कहा है कि जब प्रॉपर्ली एडजस्टेड होगी तो उसको 25 मिलीमीटर के पार्ट्स बनाने चाहिए।
तो जब तक मशीन प्रॉपरली एडजस्टेड काम करती रहेगी 25 मिलीमीटर उसकी एवरेज आती रहेगी. पार्ट डायमीटर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, द मीन डायमीटर ऑफ सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स इज 25.02 with a sample standard deviation of 0.024. Perform a hypothesis testing at 5% significant level to evaluate whether the machine is working properly. Machine will be working properly when it is producing exactly 25 millimeter, right? ना ज़्यादा ना कम. तो इसका मतलब ये है कि ये हमसे जो नल हाइपोथेसिस की बात कर रही है वो ये कर रही है कि जो डायमीटर है दैट शुड बी इक्वल टू 25. तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि मीन इज नॉट इक्वल टू 25. देखिए डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग हम लोग यहाँ से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में गौर से देखनी है. सिर्फ ये वो चीज़ है जो आपने गौर से डिफाइन करनी है कि जी जो ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस है इनके साथ साइंस क्या क्या आने वाले हैं. तो यहाँ पे देखें उसने मुझे कहा है कि ऊपर भी गलती है नीचे भी गलती है. ऊपर अगर 25 mm से ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे तो भी गलती है, 25 mm से कम प्रोड्यूस करेंगे तो भी गलती. तो दोनों डायरेक्शंस पे गलती है जिसको हमने कवर करना है. राइट. स्टेप नंबर 2 इज कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है. तो अगर हम लोग H1 के साइन को देखें तो दैट इज नॉट इक्वल टू, तो ये 2 टेल टेस्ट लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंट लेवल यानी कि अल्फा जो उसने दिया हुआ है जी 5%. राइट. स्टेप नंबर 4 इज कि हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करते हैं. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. तो हमें पता है कि जी जो सैंपल का मीन आया है दैट इज 25.02, पॉपुलेशन का मीन है जी 25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है जी 0.024 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n और नंबर ऑफ सैंपल साइज है जी 10. अब देखें एसडी के बारे में हमने कहा था पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो वो यूज़ करेंगे, नहीं दी हुई फिर हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर लेंगे जो कि उसने हमें दी हुई है. तो यहाँ से जो मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आंसर निकला है दैट इज इक्वल टू 2.6352. नाउ ऑल द वे मूविंग टू द स्टेप नंबर 5. हम लोगों ने देखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है कि हम लोगों ने देखना है कि जी स्कोर लगना है या टी स्कोर लगना है. तो उसके लिए सबसे पहले पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. और सैंपल साइज जो है वो कितना है जी दैट इज लेस देन 30. राइट. तो ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो चुकी हैं. अब आपने जी स्कोर की बजाय टी स्कोर टेबल लगाना है. हाँ बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी ना जनाब. देखें आपके पास है जी हाफ रिस्क इस तरफ है और हाफ रिस्क इस तरफ है. तो जनाब अब हमने टी स्कोर लगाना है और टी स्कोर की मदद से हमने प्रोबेबिलिटी ये जो क्रिटिकल वैल्यू है ये फाइंड करनी है. अच्छा अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा. अगर तो टी स्कोर वाला लग रहा है तो चीज़ें आसान है. आप अल्फा देखें, योर अल्फा इज 0.05. आप देखें कि आपकी डायरेक्शन क्या है, 1 टेल या 2 टेल, तो ये 2 टेल है. दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज n-1. n इज द सैंपल साइज विच इज 10-1, तो सैंपल साइज इज इक्वल टू 9. अब आपने टी स्कोर के टेबल में जाना है. 2 टेल के अंदर 0.05 के नीचे 9 के साथ वैल्यू देखनी है. तो ये जनाब हमारे पास टी स्कोर का टेबल आ गया. इसमें 2 टेल के साथ 0.05 राइट और इसमें 9 के सामने हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2.2621 राइट. ऊपर देखेंगे तो 2 टेल में हमें 0.05 नजर आएगा और लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में 9 नजर आएगा. ओके सो द आंसर इज 2.2621. तो जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है दैट इज 2.2621. ठीक है जनाब. अब हमने इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है. तो हमारे पास जो टेबल से वैल्यू निकली है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इन दोनों में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यू. राइट. ओके तो सो वी विल reject the null hypothesis. We will reject the H0 at what 5% significant level. जी जनाब ये सवाल भी देखते हैं. सवाल है a random sample of size 16 has a mean of 53. आपने एक सैंपल लिया. ये बात जो है ये सैंपल के बारे में है. ये सैंपल का जो साइज था वो 16 था और उसका मीन निकला 53 का. ओके द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द मीन इज 150. ये क्या बात बता रहा है जी. उसने बताया है कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द मीन यानी कि हर वैल्यू को उसके मीन से डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए और उसके बाद उसका स्क्वायर लिया जाए और फिर उसके बाद हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए जो आंसर आ रहा है उसको ऐड कर लिया जाए यानी कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ठीक है. यानी कि उसने बताया कि आप हर वैल्यू में से मीन माइनस करें और फिर उसका स्क्वायर ले लें और फिर उसको सम करें तो ये बनेगा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 150. राइट. ये चीज़ उसने बताई है. Assuming the population values are approximately normally distributed, test the hypothesis in that population. Test the hypothesis that the population mean is 56. This is your claim. और claim ये है, जो hypothesis है जो आपने चेक करना है वो ये है कि population का mean जो है वो 56 है. तो जनाब बिल्कुल उसी तरीके से हम सवाल करेंगे. सबसे पहली चीज़ हम लोग null और alternate hypothesis को डिफाइन करते हैं.
तो नल हाइपोथेसिस इज दैट पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 56। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? इस क्वेश्चन से देख के ये लग रहा है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट मीन इज इक्वल टू मीन इज नॉट इक्वल टू 56। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग की बात हम करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग तो हमें टू टेल टेस्टिंग ही लग रही है, राइट? ओके। स्टेप नंबर 3 है जी सिग्निफिकेंट लेवल, यानी कि अल्फा को डिफाइन करना है। सिग्निफिकेंट लेवल या अल्फा जो है वो इसने दिया हुआ है जी 5%। ओके। स्टेप नंबर 4 क्या होता है जी? आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करने होते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है जी वैल्यू मीन ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय माइनस मीन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। इस स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पहली बात ये होती है कि अगर पॉपुलेशन की दी हो तो वो यूज़ कर लें, यहाँ पे नहीं दी हुई। दूसरी बात ये होती है कि फिर सैंपल की अगर दी हो तो वो यूज़ कर लें, वो भी नहीं दी हुई। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एक एडिशनल चीज़ आती है विच इज़ -1 इन डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर रूट, राइट? ओके। तो जो इसका स्क्वायर रूट होता है वो तो पहले ही होता है, तो मैं इसका कलर रेडी कर देता हूँ। अब देखें आपके पास उसने डाटा दिया हुआ है, समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर दिया हुआ है 150। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ द वैल्यूज इन सैंपल। सैंपल कितना था आपका 16 का, तो जनाब 16 में से एक आप माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि 150 ओवर 15 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर रूट, आपके पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज द आंसर ऑफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये हमने इस फॉर्मूला में यूज करनी है। सैंपल का मीन हमारा कितना निकला है? 16। पॉपुलेशन का मीन जो है, सॉरी, सैंपल का मीन हमारा निकला है 53। पॉपुलेशन का मीन जो है दैट इज 56 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी कितनी निकली है? स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द सैंपल साइज? 16, राइट? ओके, तो यहाँ से जो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू -3.79 -3.79। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है? हम लोगों ने स्टेप नंबर 5 करना होता है, जिसमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि टी स्कोर लगेगा या जी स्कोर लगेगा। टी तब लगेगा जब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगी, या यहाँ पे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, जी नहीं दी हुई, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, और सैंपल साइज लेस देन 30 होगा। क्या सैंपल साइज लेस देन 30 है? जो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। अब हम टी स्कोर लगाएंगे। टी स्कोर में आपने देखना है क्या जनाब, आपका सिग्निफिकेंट लेवल कितना है? तो अल्फा इज इक्वल टू 5%। टी स्कोर में दूसरी चीज़ देखनी होती है कि 1 टेल है कि 2 टेल, तो ये है जी 2 टेल। और टी स्कोर में तीसरी चीज़ देखनी होती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, विच इज़ n-1, और इस वक्त 16-1 यानी कि 15 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टी स्कोर में तो काफ़ी आसान होती हैं चीज़ें। हम लोग टेबल में जाएंगे, टेबल में हम लोग 0.052 टेल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 विच इज़ 2.1314, तो ये हमारा टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी 2.1314। तो जनाब स्टेप नंबर 6 वॉज कि हम लोग कंपेयर करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बनी है, यानी कि इग्नोरिंग द साइन दैट इज 3.79, और जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू बनी है दैट इज 2.1314, कैलकुलेटेड टेबल से जो वैल्यू बनी है, तो ये वैल्यू से बड़ी है, तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम लोग H नॉट को रिजेक्ट करेंगे एट व्हाट 5% सिग्निफिकेंट लेवल। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर। अब देखिए हमने 3 सिनेरियोज इस क्वेश्चन में देख लिए हैं। पहला सिनेरियो ये था कि हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से 2 टेल टेस्ट है और जी स्कोर लग रहा है। दूसरा सवाल था कि 2 टेल टेस्ट है और टी स्कोर लग रहा है, ठीक है जी। तीसरा सवाल था 2 टेल टेस्ट है, टी स्कोर लग रहा है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना पॉपुलेशन की है ना सैंपल की है। तो अब देखिए देयर इज नो डिफरेंस इन कैलकुलेशन, ठीक है जी, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस